नमस्कार दोस्तों, द ट्रुथ की क्राइम टीवी में आज हम बात करेंगे हिसार मर्डर केस की, जिसमें एक पूर्व एमएलए के परिवार के 8 लोगों का एक साथ कत्ल कर दिया जाता है। हरियाणा का जिला हिसार। एक पूर्व विधायक अपनी कोठी की दूसरी मंजिल पर अपने कमरे में सो रहा था। गैलरी उनके खर्राटों से भरी हुई थी। तारीख थी 23 अगस्त साल 2001 और वक्त रात के करीब 12 बजे थे। तभी कोठी के अंदर खड़ी एक लड़की ने खिड़की के पास खड़े लंबे चौड़े लड़के को इशारा किया। लड़का फौरन खिड़की से घर के अंदर कूद गया। पहले दोनों गले मिले और फिर पूर्व विधायक के कमरे की तरफ चल पड़े। लड़की खाट पर सो रहे पूर्व विधायक के पास गई और उनके चेहरे के सामने हाथ हिलाकर देखने लगी। पूर्व विधायक बेसुध होकर गहरी नींद में सो रहे थे। तभी धीमी आवाज में लड़की ने अपने साथी से पूछा, काम शुरू करें? जवाब मिला, यस डार्लिंग। दोनों ने हाथ मिलाए और ग्राउंड फ्लोर की तरफ चल पड़े। वे स्टोर रूम से लोहे की एक भारी रोड लेकर पूर्व विधायक के कमरे की तरफ लौटे। खर्राटों की आवाज अभी भी गूंज रही थी। लड़की ने इशारा किया और लड़के ने पूरी ताकत से रोड उठाकर पूर्व विधायक के सर पर दे मारी। पूर्व विधायक के मुंह से बहुत तेज चीख निकली और फौरन उनका दम निकल गया। लड़की अपने साथी के गले मिली और बोली, चलो पहला काम तो हो गया, अब दोनों तीसरे फ्लोर की तरफ बढ़े। लड़के के कंधे पर खून से सनी लोहे की रोड थी। कोठी में अभी भी सन्नाटा पसरा था। पूर्व विधायक की पत्नी 1.25 महीने की बच्ची के साथ अपने कमरे में सो रही थी। वहां पहुंचने के बाद दोनों थोड़ा रुके और फिर अचानक लड़के ने पूर्व विधायक की पत्नी के सर पर भारी लोहे की रोड दे मारी। बगल में बच्ची अभी भी सो रही थी। उसे देखकर लड़की हिचकिचाई, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद बोली, अगर ये बच गई तो बदला लेगी, इसे भी क्यों छोड़ना। और अगले ही पल दोनों ने मिलकर रोड से 1.25 महीने की बच्ची का सर कुचल दिया। लगातार 3 कत्ल करने के बाद दोनों वापस ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे में आ गए। दोनों ने वीसीआर पर कैसेट लगाकर एक थ्रिलर फिल्म देखी। उन दिनों सीडी का चलन नहीं था, वीसीआर पर ही लोग फिल्में देखते थे। 2 घंटे बाद फिल्म खत्म हुई। तब लड़की ने कहा, चलो अब आगे का काम निपटाते हैं। अब दोनों फर्स्ट फ्लोर पर पूर्व विधायक के बेटे के कमरे की तरफ बढ़े। इस बार उनके हाथ में एक पिस्टल भी थी। कमरे में 27 साल का सुनील, 25 साल की उसकी पत्नी और 14 साल की बहन थी। ये तीनों जाग रहे थे, लेकिन हवेली में हुए कत्ले से अनजान थे। लड़की ने सुनील की बहन से कुछ कहा और उसे अपने साथ दूसरे कमरे में लेकर चली गई। पीछे पीछे उसका साथी भी वहां पहुंच गया। सुनील की बहन अपने कमरे में जाकर स्कूल यूनिफॉर्म पहनने लगी। यूनिफॉर्म पहनने के बाद जैसे ही वो बेड पर बैठी तो लड़की के साथी ने उसके सिर पर भी रोड से भयानक वार कर दिया और सुनील की बहन ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सिर से खून बहने लगा और पूरा बेड खून से सन गया। अब दोनों सुनील के कमरे में वापस लौटे। लड़की ने सुनील से कहा, हमने तुम्हारे माँ बाप को मार दिया। सुनील ने चीखते हुए पूछा, मेरे माँ बाप को मार दिया? लड़की ने झट से सुनील की कनपटी पर पिस्टल तान दी और बोली, आवाज बिल्कुल नहीं, अब तुम अपनी पत्नी को सोफे से बांधो। अगर इसने एक भी शब्द बोला या चिल्लाई तो दोनों को यहीं पर शूट कर देंगे। दोस्तों, सुनील कांप गया। वो पत्नी को सोफे से लाल रंग की चुन्नी से बांधने लगा। पहले उसने पत्नी के हाथ बांधे और फिर उसका मुंह। ये चुन्नी उसकी पत्नी ने ओढ़ रखी थी। जैसे ही सुनील पत्नी को सोफे से बांधकर बेड पर बैठा, लड़के ने सुनील के सर पे भी रोड दे मारी। सुनील वहीं धड़ाम से गिर गया। पलक झपकते ही दोनों ने सुनील की पत्नी का सर भी उस भारी भरकम रोड से कुचल दिया। वो बेचारी तो चीख भी नहीं पाई क्योंकि उसका मुंह बंधा था। अब कोठी में सिर्फ 2 बच्चे बचे थे जो कि बगल वाले रूम में सो रहे थे और कुछ देर बाद दोनों ने मिलकर 4 साल और 2.5 साल के बच्चे को भी मार दिया। दोस्तों, अब तक सुबह के 4 बज चुके थे। दोनों ने खून से सने कपड़े बदले, कपड़ों को एक बैग में पैक किया। लड़की ने लड़के को सुमो में बिठ और कोठी से 2 किलोमीटर दूर एक चौराहे पर उसे ड्रॉप कर दिया। अब सुबह के 5 बज चुके थे। हर दिन की तरह दूध वाला रामफल कोठी में दूध देने पहुंचा। वो दरवाजे पे खड़ा घंटी बजा रहा था। बहुत देर बाद मेन गेट पर बैठा चौकीदार अमर सिंह बोला, सभी लोग सो रहे होंगे, तुम नीचे किचन में ही दूध रख दो। करीब 1.5 घंटे बाद सुबह 6:30 बजे दोनों बच्चों को लेने स्कूल की वैन आई। ड्राइवर काफी देर तक हॉर्न बजाता रहा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला और न ही कोई हलचल हुई। चौकीदार अमर सिंह ने वैन वाले को भी जाने का इशारा कर दिया और खुद रैंप से 2nd फ्लोर की तरफ चल दिया। रैंप चढ़ते चढ़ते चौकीदार अमर सिंह ने घर के नौकर को बोला, मैं ऊपर से बच्चों को लेके आता हूँ, तुम उन्हें मोटरसाइकिल से स्कूल लेते जाना। 2nd फ्लोर पर पहुँचते ही अमर सिंह की नजर एक लड़की पर गई। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और पूरा फ्लोर खून से रंगा था। वो लड़की कराहते हुए बोली, मुझे बचा लो, मेरे पति को कॉल करो। तभी अमर सिंह ने सामने बेड पर देखा तो 14 साल की बेटी खून से लथपथ पड़ी है। लाश देखते ही अमर सिंह के हाथ पैर फूल गए, शरीर थरथराने लगा। लड़खड़ाते कदमों से वो जैसे ही आगे बढ़ा, आगे बढ़ते ही उसे खून से सनी 6 फीट के पूर्व विधायक की लाश दिखी। अब अमर सिंह खून खून मर्डर मर्डर चिल्लाते हुए नीचे भागा। दोस्तों, ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अमर सिंह भागता भागता पूर्व विधायक के गांव उकलाना पहुंचा। पूर्व विधायक के भाई मवेशियों को चारा खिला रहे थे। अमर सिंह कांप रहा था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। पूर्व विधायक के भाई राम सिंह ने अमर सिंह से पूछा, सुबह सुबह गांव, क्या बात, सब ठीक ठाक? हकलाते हुए अमर सिंह सिर्फ इतना बोल रहा था, मालिक मालिक। क्या मालिक मालिक कर रहे हो, हुआ क्या बताओ तो? राम सिंह ने झल्लाते हुए पूछा। तो अमर सिंह ने रोना शुरू कर दिया और रोते रोते वो बोला, मालिक पूरे परिवार का मर्डर हो गया है। राम सिंह ने चौंकते हुए पूछा,
मर्डर? किसका मर्डर? राम सिंह रोते रोते बोला, बड़े मालिक का, दीदी का, बच्चों का, सबका। राम सिंह का 15 साल का बेटा जीत सिंह बरामदे में बैठा खेल रहा था। तभी राम सिंह ने चिल्लाते हुए कहा, कोठी में मर्डर हो गया है, जल्दी चलो। राम सिंह और बेटा जीत सिंह अमर सिंह के साथ खेतों की मेड़ लांघते हुए फटाफट कोठी पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि पानी के पाइप से खून बह रहा है। जब इस कांड का पता चला था उसके बाद में लोगों ने सड़क पर भी आना जाना छोड़ दिया था। 8-8 मर्डर, पानी निकलने के रास्ते होते हैं जो, वहां से खून निकल रहा था। जब राम सिंह दूसरे फ्लोर पर पहुंचे तो सामने रेलिंग के पास एक लड़की लुढ़की हुई मिली। ये 21 साल की सोनिया थी, पूर्व विधायक की बेटी और राम सिंह की भतीजी। पूर्व विधायक की लाश फर्श पर पड़ी थी। उसने रुंधी हुई आवाज से अमर सिंह को कहा कि पुलिस को बुला लो। कुछ देर बाद उकलाना थाने की पुलिस पहुंची। एक एक करके सारे कमरे खोले गए। दोस्तों, कोठी के दूसरे और तीसरे फ्लोर पर 1-2 नहीं बल्कि 8 लाशें पड़ी थी। 1.25 महीने के बच्चे से लेकर 68 साल के बुजुर्ग तक की लाशें। ये मर्डर था हिसार के पूर्व विधायक रेलू राम पुनिया, उनकी दूसरी पत्नी कृष्णा, बेटी पम्मा, बेटा सुनील, बहू शकुंतला, सुनील का बेटा लोकेश, बेटी शिवानी और प्रीति का। अब पुलिस ने कोठी में छानबीन शुरू की। डाइनिंग एरिया में पेस्ट्री की प्लेट और पटाखे मिले। एक कोने में खून से सनी 50 किलो की लोहे की रोड मिली और दूसरे कमरे में कॉमिक्स, थ्रिलर और मर्डर करने के तरीके से जुड़ी किताबें और एक फिल्म की कैसेट भी मिली। पुलिस ने जब टेबल पर रखी बुक्स को पलटना शुरू किया तो पन्नों के बीच से कागज का टुकड़ा मिला। बगल में बिना ढक्कन का पेन रखा था। उस कागज पर एक चिट्ठी लिखी थी जिसके शब्द कुछ इस प्रकार हैं, माय डियर संजीव, मुझे माफ कर देना। मैं सभी को खत्म करने के बाद खुद को खत्म करने जा रही हूँ। ये सभी मेरे साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करते थे। मैं तुम्हारी गोद में एक बच्चा छोड़कर जा रही हूँ, प्लीज उसका ख्याल रखना। मैंने अपने परिवार के साथ क्या किया, कैसे किया, कभी मेरे बेटे गोलू को मत बताना। तुम अपना ध्यान रखना और हो सके तो दूसरी शादी कर लेना। मैं अपना वादा नहीं निभा पाई, इसलिए मुझे माफ कर देना। मैं इस दुनिया को अब अलविदा कह रही हूँ। आई लव यू संजीव, अगले जन्म में फिर तुमसे मिलूंगी। दोस्तों, अब सवाल ये था कि कमरे में मिली ये चिट्ठी किसने लिखी? कोठी में सभी लोग मारे गए लेकिन सोनिया कैसे बच गई? पुलिस के दिमाग में ये सारे सवाल कौंध रहे थे? दोस्तों, पूर्व विधायक रेलू राम पुनिया की बेटी सोनिया के मुंह से झाग निकल रहा था। सामने कमरे के एक कोने में जहर की शीशी मिली थी। पुलिस को शक हुआ कहीं सोनिया ने जहर तो नहीं खा लिया। उसे जल्द से जल्द हिसार के जनता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इधर पुलिस ने 8 लाशों का पोस्टमार्टम कोठी के ही आंगन में करवाने का फैसला लिया। दोस्तों, ये हिसार का पहला ऐसा मामला था जिसमें घर के भीतर ही डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। पोस्टमार्टम भी यहीं करवाया था, दाह संस्कार भी यहीं हुआ है। पूरा हिसार हाई अलर्ट पर था। कोठी के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक 3 डॉक्टरों ने मिलकर एक लाश का पोस्टमार्टम करना शुरू किया। पोस्टमार्टम के बाद कोठी से सटे खेत में सभी लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। दोस्तों, एक अकेली जिंदा सोनिया, संजीव के नाम की चिट्ठी और 8 कत्ल। पुलिस के लिए ये सब एक पहेली की तरह था। पुलिस सोनिया के होश में आने का इंतजार कर रही थी। देर शाम डॉक्टर ने बताया कि सोनिया अब ठीक है, बातचीत कर सकती है। इसके बाद हिसार के डीएसपी सिंह ने सोनिया से पूछताछ शुरू की। इसी बीच फोरेंसिक टीम ने चिट्ठी पर लिखी हैंडराइटिंग मैच की। पता चला कि ये लेटर सोनिया ने ही लिखा था। हालांकि सोनिया बार बार कह रही थी कि उसने ये लेटर नहीं लिखा। पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो सोनिया रोने लगी। वो अपने बयान में चीखते हुए बोली, हाँ, मैंने ही 8 को मारा है। ये लोग मुझसे और मेरे पति से नफरत करते थे, मुझे प्रॉपर्टी नहीं देना चाहते थे। उस रात सभी को मारने के बाद मैं खुद को भी खत्म करना चाहती थी। काश मैं मर गई होती। पुलिस ने जोर देकर सोनिया से पूछा, तुमने अकेले ही सबको मारा है? तो सोनिया ने कहा, हाँ, मैंने ही सबको अकेले मारा है। दोस्तों, पुलिस को सोनिया की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि डेड बॉडी की इंजरी और रोड देखने के बाद पोस्टमार्टम करने वाली टीम ने पुलिस से कहा था कि 50 किलो की रोड से 8 कत्ल अकेली लड़की तो नहीं कर सकती। हिसार कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस ने सोनिया की 7 दिन की कस्टडी मांगी। कोर्ट ने कस्टडी दे दी और फिर सोनिया से पूछताछ शुरू हुई। सोनिया ने बताया, माँ पापा के बीच अक्सर लड़ाई होती थी, बात मारपीट तक पहुंच जाती थी और झगड़े की जड़ थी जमीन जायदाद। पापा जब नशे में होते थे तो बोलते थे कि उनके भाई राम सिंह की पत्नी के साथ उनके अवैध संबंध है। उसके चाचा की बेटी रोजी भी पूर्व विधायक की ही बेटी है। माँ का भी रामचंद्र दहिया नाम के एक शख्स के साथ अवैध संबंध था। दहिया की वजह से माँ ने एक बार मुझ पर गोली भी चला दी थी लेकिन मैं किसी तरह बच गई। ये संजीव कौन है? पुलिस के इस सवाल पर सोनिया ने बताया, मैं यमुनानगर के इंस्टीट्यूट में मार्शल आर्ट सीखती थी। वहाँ सहारनपुर का संजीव कोच था। धीरे धीरे हम दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा और एक रोज मैंने पापा से कहा, पापा, मैं संजीव से शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो मेरी बेटी से शादी कर
कर सके। मैं अपने से ऊंचे परिवार में तुम्हारी शादी कराऊंगा, लेकिन मैं जिद पर अड़ी रही और आखिर में 29 सितंबर 1998 को मेरी शादी संजीव से हो गई। उस वक्त मैं सिर्फ 18 साल की थी और संजीव 25 साल का। शादी के बाद मैं सहारनपुर चली गई। कुछ दिन बाद माँ का फोन आया और कहने लगी कि तुम्हारे पापा फरीदाबाद वाली कोठी बेच रहे हैं, तुम ये कोठी उनसे मांग लो। मैंने पापा को फोन किया और कोठी उनसे मांग ली। पापा ने वो कोठी मुझे दे भी दी। अब पुलिस ने पूछा कि जब कोठी तुम्हें दे दी तो फिर तुमने उन्हें मारा क्यों? सोनिया ने पुलिस को बताया कि मेरे खर्चे ज्यादा थे। शुरुआत में तो पापा पैसे देते थे, लेकिन बाद में बंद कर दिया। संजीव को बिजनेस के लिए भी पापा ने पैसे नहीं दिए। मेरी माँ संजीव को भी मेरे खिलाफ भड़का रही थी। वो हर रोज कॉल करके उससे कहती कि सोनिया का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। माँ चाहती थी कि मेरा रिश्ता संजीव से टूट जाए और माँ के साथ साथ पापा भी ऐसा ही चाहते थे। वो मेरे सास ससुर को कॉल करके कहते थे कि सोनिया को कंट्रोल में रखिए और अगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसे काट कर नहर में फेंक दीजिए। मैं कुछ नहीं कहूंगा। पापा सारी प्रॉपर्टी मेरे सौतेले भाई सुनील को देना चाहते थे। उन्होंने कागज भी तैयार करवा लिए थे। उनके पास 100 एकड़ जमीन, दिल्ली में 13 दुकानें, फरीदाबाद वाली कोठी समेत कई अन्य कोठी और 3 कारें भी थी। मैं नहीं चाहती थी कि सारी प्रॉपर्टी सुनील को मिले, इसलिए सबको मारने का प्लान बनाया। मैंने सोचा एक को मारूं या 8 को, सजा तो होनी ही है, इसलिए मैंने पूरे परिवार को मार दिया। पुलिस ने सोनिया से पूछा कि मर्डर का प्लान कैसे किया, तो सोनिया ने बताना शुरू किया। 23 अगस्त को मेरा बर्थडे था। मैं संजीव के साथ दोपहर में सहारनपुर से हिसार के लिए निकली थी। रास्ते में पटाखे भी खरीदे। हिसार के एक बोर्डिंग स्कूल में मेरी बहन पम्मा पढ़ती थी। हम उसे लेने उसके हॉस्टल पहुंचे। पम्मा गाड़ी में बैठते ही कहने लगी, दीदी तुम्हारा राजीव के साथ अफेयर है क्या? पम्मा ने ये बात संजीव के सामने कह दी और संजीव आग बबूला हो गया। जबकि राजीव के साथ मेरा अफेयर जैसा कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ मेरा दोस्त था। पम्मा की ये बात सुनने के बाद संजीव ने गुस्से में कहा, सोनिया मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम अकेली जाओ। ये बोल के संजीव गाड़ी से उतर गया। उसके बाद मैं पम्मा के साथ कोठी आ गई। घर पहुंची तो पापा नाराज हो गए कि तुम पम्मा को साथ लेकर क्यों आई हो, तुम्हें ये हक किसने दिया? मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस सुनती रही। मन मारकर बर्थडे सेलिब्रेट किया, चिकन और रोटी खाई। तब तक 12 बज चुके थे। पापा के कमरे में गई तो वो माँ के साथ लड़ रहे थे और उसके साथ साथ गाली गलौज भी कर रहे थे, मुझे भी गाली दे रहे थे। तभी मैंने सोच लिया कि आज या तो ये दोनों जिंदा रहेंगे या मैं। सबसे पहले मैंने पापा को मारा, फिर मुझे लगा सजा तो मिलनी है तो क्यों ना सभी को मार दूं। उसके बाद माँ और उनके साथ सो रही 1.25 महीने की प्रीति को भी रोड से कुचल दिया। सुनील के कमरे में मेरी बहन पम्मा थी। मैं उसे बुलाकर दूसरे कमरे में ले गई। उससे कहा कि जल्दी तैयार हो जाओ, पानीपत चलना है, तुम्हारा टूर्नामेंट में सिलेक्शन करवाना है। जैसे ही उसने ड्रेस पहनी, उसे भी वहीं खत्म कर दिया। फिर सुनील और उसकी पत्नी को मारा। उसके बाद बाकी लोगों को मार दिया। सभी को खत्म करने के बाद मैं खुद को भी मार देना चाहती थी। मैं गाड़ी लेके घर से निकली, सोचा एक्सीडेंट से खुद को खत्म कर लेती हूँ। फिर लगा कि अगर बच गई तो मैं वापस कोठी आ गई। सुसाइड नोट लिखा और आधी शीशी जहर पी ली। दोस्तों पुलिस ने सोनिया से सवाल किया कि संजीव कहाँ है? सोनिया ने झल्लाते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कहाँ है, हो सकता है अपने घर हो सहारनपुर। दोस्तों संजीव उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला था। उसकी तलाश में पुलिस सहारनपुर पहुंची। संजीव नहीं मिला तो पुलिस ने उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लिया। कड़ी पूछताछ के बाद परिवार ने बताया कि संजीव अपने मामा के यहाँ छिपा हुआ है। करीब 1 महीने बाद पुलिस ने संजीव को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद उसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूला और बताया कि हाँ, मैंने ही सोनिया के साथ मिलकर 8 लोगों को मारा है। कत्ल का प्लान सोनिया ने बनाया था, क्योंकि उसके पापा सारी प्रॉपर्टी सुनील के नाम करने जा रहे थे और सोनिया ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि सारी प्रॉपर्टी सौतेले भाई सुनील को मिले। प्लान के मुताबिक कत्ल के लिए सोनिया के बर्थडे वाला दिन 23 अगस्त को हमने सहारनपुर से पटाखे, पॉइजन की शीशी, पिस्टल और 24 कारतूस खरीदे। हिसार पहुंचने के बाद हम सोनिया की बहन पम्मा के साथ कार में बैठकर कोठी में आ गए। मैं गाड़ी में पीछे वाली सीट पर लेट गया ताकि चौकीदार को लगे कि गाड़ी में सिर्फ 2 ही लोग मौजूद थे। हमारा प्लान सभी को बंदूक से मारने का था, इसीलिए हमने पटाखे खरीदे थे ताकि गोलियों की आवाज का पता न चले। लेकिन बर्थडे सेलिब्रेशन के दौरान 8 लोग एक साथ नहीं जुटे, सब अलग अलग टाइम पर आए, इसलिए हमने उन्हें बंदूक से मारने का प्लान ड्रॉप कर दिया। मर्डर के तरीके जानने के लिए हमने कुछ बुक्स भी पढ़ी। फिर स्टोर रूम में धारदार हथियार ढूंढने चले गए। वहाँ हमें 50-60 किलो की एक रोड मिली, ऐसी रोड जो अगर किसी के सर पे मार दी जाए तो उसका तभी के तभी काम तमाम हो जाए। हमने तय किया कि हम सबको इसी रोड से मारेंगे और हमने पूरे परिवार की हत्या कर दी। खून से सने कपड़ों को हमने जला दिया और जो पिस्टल हम अपने साथ लेकर आए थे उसे हमने पास वाले एक खेत में गाड़ दिया। दोस्तों बाद में पुलिस ने वो पिस्टल भी रिकवर कर ली। सोनिया और संजीव ने ऑन रिकॉर्ड अपना जुर्म कबूल कर लिया था और सभी सबूतों और गवाहों की पेशी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों कातिलों को फांसी की सजा सुनाई, जिसको बाद में उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। दोस्तों जिस प्रॉपर्टी और कोठी के लिए संजीव और सोनिया ने पूरा खूनी खेल रचा, अब उस कोठी में रेलू राम का भतीजा जीत सिंह पुनिया रहता है। जीत सिंह पुनिया कहते हैं कि 8 लोगों के कत्ल के बावजूद दोनों जिंदा हैं और रिहाई की गुहार लगाते रहते हैं। यदि ये दोनों बाहर आते हैं तो प्रॉपर्टी के लालच में हमें भी मौत के घाट उतार सकते हैं। दोस्तों आपको इस दिल दहला देने वाले केस से क्या सीख मिलती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।